बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आपको नंबर 1 खबर देनी है। रात को अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी तगड़ी किस्म की तकरीर की। उनका लगाओ जरा गवर्नर राज, उनका फिर गवर्नर हाउस भी हमारा और फिर वजीर आला हाउस भी हमारा। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ एक ही चीज़ चलेगी और वो चलेगी जनाब कि हम यहाँ अवामी राज चलेगा, उसके अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देगी। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने चूँकि कल 9 मई को पंजाब असम्बली का इजलास भी था, यहाँ पे भी करारदाद हो गई। उधर नेशनल असम्बली के अंदर आपने काबीना का खुसूसी इजलास बुला लिया, तो तहरीक इंसाफ ऑलरेडी इशारा दे चुकी है कि वो एक कानून बनाने जा रही है या 9 मई से मुतल्लिका कुछ वो चीज़ें करना चाहती है। उन्होंने क्या किया कि एक समरी मूव कर दी और समरी गवर्नर साहब को कहा कि आप समरी इजलास इसके ऊपर बुला ले। अब चूंकि फैसल करीम कुंडी साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने इस समरी के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। ज़ाहिर है जब एक समरी जाती है तो उसके कुछ दिन होते हैं जिसके अंदर गवर्नर साहब को ये इख्तियार होता है कि वो इजलास बुलाएं। लेकिन जाहिर है कि अब ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो सूरत हाल नहीं है जहां पे उन्हें गवर्नर की तरफ देखना पड़े या कुछ ऐसे हालात हों कि उनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा ठीक है जनाब, आप नहीं बुलाते तो आप ना बुलाएं। उन्होंने 38 अपने अरकान को बुलाया, 38 अरकान ने साइन किए और उसके ऊपर रिक्वेजिशन हुई और रिक्वेजिशन उन्होंने स्पीकर के पास जमा कराई जो स्वाति साहब है और स्पीकर उनका अपना है और उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने आज जो है वो इजलास बुला लिया है। और उस इजलास के ऊपर अब कानूनी राय आप लेंगे तो वो अपनी जगह के ऊपर है। दूसरे नंबर के ऊपर एक और जो बात है वो ये है जनाब कि उन्होंने आज ही काबीना का इजलास भी अली अमीन गंडापुर साहब ने बुला लिया, जिसका मतलब है चीजें अब प्रोसीड होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जरा अब और टोन में जा रही है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूं कि राना सनाउल्लाह जहां पे बहुत सारी बातें कह रहे थे, एक तो उन्होंने रात को कहा कि जनाब सियासी जमात और हुकूमत के तौर पर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत कर सकते हैं। और आज जो रोजनामा जंग ने खबर रिपोर्ट की है, जाहिर है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उनको ये पता हो कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, उनके पास सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट है, लोगों की मकबूलियत उन्हें हासिल है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किसी समझौते की तरफ जाएंगे। अब राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर किसी भी वक्त पाबंदी का फैसला हो सकता है और मुनासिब वक्त के ऊपर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। और फिर वो वक्त हो जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हों और तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाए, तो मेरा ख्याल है रेफरेंस भेजने की भी जो हुज्जत है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको वैसे ही कह देना चाहिए सर तहरीक इंसाफ को जरा बैन कर दें। और काजी साहब तो हर सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उनसे ये पूछा जाए, अगर उनको ये मौका मिले तो वो ये भी सुनना चाहेंगे कि 1971 में मुल्क किसने तोड़ा, तो वो कहेंगे कि तब हुकूमत किसकी थी। तो काजी साहब का ये ख्याल होगा या वो चाहेंगे कि जवाब दिया जाए तब इमरान खान वजीर आजम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। उनसे अगर उनको ये सवाल करना पड़ जाए कि कायद आजम साहब जब रोड के ऊपर तड़प रहे थे, मुल्क का बानी जो है, और उनको वो एम्बुलेंस नहीं जा सकी थी, तो उस हुकूमत किसकी थी, तो काजी साहब का ख्याल ये होगा वो ये सुनना चाहेंगे कि उस हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी और वजीर आजम इमरान खान थे। अगर उनको मौका मिले कि पाकिस्तान के अंदर पहली कानून साज असेंबली किसने तोड़ी या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ जब लगा तो किसकी हुकूमत थी, तो मार्शल लॉ लगाने वाला कौन शख्स था, तो वो सुनना चाहेंगे कि तहरीक इंसाफ ने पहला मार्शल लॉ लगाया। तो ये अपनी जगह के ऊपर चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो अली अमीन गंडापुर जो है अब इस असेंबली इजलास बुलाने के हवाले से या बाकी चीजें करने के हवाले से उसका पर्पस क्या, उसका पर्पस बड़ा वाज़ेह है। चूंकि अब ये अपनी तरफ से इन्होंने जो कल इंटरिम गवर्नमेंट ने जो रिपोर्ट पेश बनाई थी, उस वक्त जो काबीना की कमेटी थी मुर्दा सोलंगी टाइप जितने वो मोरे थे जिनकी मौजें लगी हुई थी अनवारुल्लाह काकड़, तो उन्होंने कहा जनाब इमरान खान का 9 मई के वाकयात के हवाले से भरपूर किरदार है, 34 मास्टर माइंड है, 52 मनसूबा साज हैं, 185 अमल दरामद कराने वाले थे। ये सारी बातें आप करते रहेंगे और उस कमेटी की या उस रिपोर्ट की सूरत हाल का अंदाजा ये लगाइए कि राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि मैं उस कमेटी की रिपोर्ट को जरा कोई ज्यादा मौसर नहीं समझता। लेकिन अब खबर और आपको दे देता हूं कि असल बात जो तहरीक इंसाफ अपने तौर पे इजलास भी बुला रही है। तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी और सियासी कमेटी का भी इजलास है और वहां पे जाहिर है कि शेर अफजल मरवत को लेके बाकी चीज़ों को लेके अहम फैसले होने हैं। फिर कायमा कमेटियों की जो सरबराही है, जिस तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला है, तो शेख वकास अकरम का नाम उसमें आ गया। उन नामों को लेकर आज उनको हतमी शक्ल दी जानी है। फिर आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है जो रऊफ हसन और नईम हैदर पंजोथा करेंगे, जो तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया। वो चीज़ें भी अपनी जगह के ऊपर होंगी। लेकिन इस दौरान एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है और एक शाही फरमान है। जिस तरह मैंने कहा काजी फायज ईसा साहब के होते हुए सत्ते खैरा हैं। आज एक मुलाकात हुई है और वो मुलाकात जो स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक हैं और चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब हैं, उनके दरमियान। और उस सिलसिले में अब एक नया SOP तैयार किया गया। वो SOP क्या है? वो SOP ये है जी, अब किसी भी सियासतदान को नैब जो है वो बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। सिर्फ इल्जामात के ऊपर किसी रुकन या सियासी रहनुमा को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा और खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसर 1 माह से 1 साल की कैद भुगतेगा। नहीं सर, ये जो नैब है
ये नैब बुनियादी तौर पे इस मुल्क के सियासतदानों को सबक सिखाने के लिए, वो जिस तरह उसन गिलगित के वजीर आला कह रहे थे ना कि एक ऐसी ताकतवर शख्सियत की जब वो असासे आए तो बजाय इसके कि उन असासों के ऊपर कोई एक्टिविटी होती, जिन्होंने मालूमात दी उनको ही फिक्स कर दिया गया। इस मुल्क में तमाम इदारे सियासतदानों को फिक्स करने के लिए हैं, उनको कहीं बदनाम करने के लिए भी हैं, सियासी इंजीनियरिंग के लिए भी हैं। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। अब एक तरफ तो मामला हो गया ये, दूसरी तरफ तकरीबन कई महीनों के बाद जो है काजी फायज ईसा साहब ने अपनी अदालत बुला ली है और 5 जजेस उन्होंने बुलाए हैं। उन जजेस में काजी फायज ईसा साहब एक तो नंबर 1 खुद हैं, नंबर 2 जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, नंबर 3 जस्टिस जमाल खान मंदोखेन हैं और नंबर 3 जो है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। तो नंबर 4 जो है नंबर 5 सॉरी जो हैं वो जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी हैं। तो काजी फायज ईसा साहब और अतर मिनल्ला साहब एक और बेंच के अंदर बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर जो मैच है वो दिलचस्प होने वाला है। और ये किसके मुताल्लिक है? ये नैब की तरामीम उस वक्त कलअदम करार दी गई थी। ये नैब की वही तरामीम थी जो पीडीएम की हुकूमत आई थी। तो पीडीएम की हुकूमत ने अपने केसेस को खत्म करवाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, ज़ाहिर है जिस मकसद के लिए उन्होंने इतनी तगोदो की कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट दिया, जनरल बाजवा के साथ डील मारी, वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्लिम लीग नून ने दफन किया, तो उसका कोई सियासी मकसद तो था, उसकी कोई कीमत तो वसूल कर दी थी। तो वो कीमत तरामीम थी। और याद रखिएगा, जब मखसूस कानून साजी होती है, मखसूस नीयत के साथ होती है, तो वो कभी भी स्टे नहीं करती और अदालतें हमेशा उनको उड़ा देती हैं। तो अब ऐसी ही सूरत हाल आज हमें दिखाई दी और अब उन तरामीम को कलअदम करार देने के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत ने उस फैसले को चैलेंज किया कि आप नैब की तरामीम को कलअदम कैसे करार दे सकते हैं, हमने इतनी मेहनत से ये तरामीम की हैं। तो उन तरामीम को कलअदम करार देने के जो मामलात हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो समात है उसको मुकर्रर कर दिया, उसके दरखास्त को, और 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं और 5 रुकनी बेंच मैंने आपको बता दिया है कि उस हवाले से कौन सा बेंच है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट आपको बताना चाहता हूं और वो जो है ये जो शाही फरमान, एक तो मैंने आपको बता दिया कि किसी को अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और नैब से सबसे ज्यादा मसला क्या है? इमरान खान तो ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड के अंदर भी वो सजा भुगत रहे हैं। सजा से मुराद दिया है कि ऑलरेडी वो गिरफ्तारी के अंदर है, चले उनका ट्रायल चल रहा है। तोशा खाना वाला एक ही मामला है, कई मामले के ऊपर उनकी वो हो रहा है। फिर उसके बाद कॉल अप नोटिस उनको एक और तोशा खाना दे दिया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो इमरान खान तो सफर कर रहे हैं। देखिए, नैब के इन मामलात का इमरान खान को ना तो कोई डील चाहिए ना उनका प्रॉब्लम है। ये मसाइल उन्हीं के हैं जिन्होंने कानून साजी की, जिन्होंने सब कुछ किया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज सूरत हाल पैदा हुई है और वो जरा खतरनाक भी है। और तरीके इंसाफ, मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर राना सनाउल्लाह ये इशारा देंगे कि हम कोई पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर खामोश तो नहीं बैठेगी, वो भरपूर तरीके से उसका आपको जवाब देते हुए दिखाई देगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो आज से 2 रोज़ पहले या 3 रोज़ पहले यानी 7 मई को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पाक फौज के तर्जुमान की जानिब से, DGISPR की जानिब से, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्देमल दिया है। और जो रद्देमल दिया है, जो उसमें अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत सख्त अल्फाज हैं, जिसमें कहा गया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नफरत, हक़ारत, बुग़्ज़ और बेबुनियाद सियासी इल्जामात से भरपूर थी, जो कि पाकिस्तानी कौम के लिए इंतहाई तकलीफ दे थी। तहरीक इंसाफ बतौर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात इस अमर की मकरूज थी कि कौम पर हकारत के लहजे में लगाए गए भयानक और लग इल्जामात का भरपूर जवाब दिया जाए। अच्छा, अब इस हवाले से मजीद मैं उसमें से 2 लाइनें आपको और पढ़ देता हूँ कि यह अमर अफसोसनाक है कि एक आला फौजी अफसर ने प्रोफेशनल तर्ज अमल अपनाने के बजाय तहरीक इंसाफ के मुखालिफ और कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा सियासी जमातों का झूठा और जहरीला बयानिया मिनो अन अपनाया। उन्होंने कहा कि हम मुतालिबा करते हैं कि इस गैर जिम्मेदाराना अमल पर मुतल्लिका अहलकारों से महकमाना बासपुरस की जाए। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि आइन और कानून के दायरे में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले पाक अफवाज के तमाम अफसरान और सिपाही हमारे लिए काबिल एहतराम और हम उनकी कदर करते हैं। जो जवाब आया है वो इससे भी तगड़ा है, वो इससे भी सख्त है। और अब इससे आप तवक्को कीजिए या बाकी आपको अंदाज़ा होगा कि क्या सूरत हाल उस हवाले से उसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज गवर्नर सरदार सलीम हैदर जो है वो ओथ ले रहे हैं। सरदार सलीम हैदर जो है उनका ताल्लुक ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने आज कुछ सहाफ़ियों से, हमारे जो दोस्त हैं उनसे गैर रस्मी मुलाकात भी की। फरमा रहे थे जनाब हर शख्स को गवर्नर हाउस में इज्जत मिलेगी। मैं आपको एक बात बताऊं,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में वोटर है कि नहीं है वो तो ज़ाहिर पीपल्स पार्टी सोचेगी, लेकिन मैं आपको इतनी बात बताता हूं कि इनकी मीडिया कोऑर्डिनेशन जीरो है। आज इवन जर्नलिस्ट को कुछ आइडिया नहीं है, और आपने अगर पसंदीदा सहाफ़ियों को बुला के गैर रस्मी गुफ्तगू करनी थी तो पंजाब में आपका पहले हाल सबको पता है। अगर आप ये पॉलिसी अपनाएंगे तो अगर आप वो जो चैनल्स आपको सबसे नंबर 1 रगड़ते हैं ना जनाब अली, आप उन्हीं को बुलाते हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग का माइंड सेट, और माइंड सेट ये है कि जो इनसे अगर आप इनको जरा रगड़ा लगाएंगे करेंगे तो ये बिल्कुल आपको इज्जत भी देंगे या आपको टॉप प्रायोरिटी पे भी रखेंगे। यही आज पीपल्स पार्टी ने किया है, जिसमें चंद चैनल्स को आपने बुला लिया है लेकिन बाकी चैनल्स को आपने नहीं बुलाया। लेकिन पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए क्या वजह है कि लाहौर शहर के अंदर आपके चेयरमैन साहब 15,000 वोट ले सके हैं। इस लाहौर शहर में आपने अरबों रुपए एक हल्के के ऊपर लगाया है, हमें पता है, वो वीडियोस मौजूद हैं क्या कुछ हुआ है। मैं नहीं जानना चाहता कि अतात तारड़ जब अंदर घुस गए थे तो क्या हुआ था या वो वहां क्या कुछ हो रहा था, लेकिन पीपल्स पार्टी के दोस्तों को उन सबको इतना जरूर बताना चाहते हैं कि जब इख्तियार मिले, जब इख्तियार मिले तो तब भी कुछ मेरिट का ख्याल कर लिया करें। ये जो इस किस्म की सूरत हाल आप करते हैं इसका आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बाकी ये सिलसिला चलता रहेगा, अभी तो आगाज है, अभी आगाज में आप ये करें तो आगे क्या होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।